नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि से संबंधित बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धि के अर्थ क्या होती है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या होती है, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, बुद्धि मापन के सिद्धांत क्या होते हैं, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलता है और ये संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार का इसका तथ्य होता है, किस प्रकार का इसका संप्रत्यय होता है। बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी कि बुद्धि जो है इंटेलिजेंस इसका इंग्लिश में कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका तथ्य क्या है, इसको हम देखेंगे। तो बुद्धि तो सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो अपने शब्दों में हम लोग इसको प्रयोग करते हैं कि बुद्धि मतलब समझ, बुद्धि मतलब प्रतिभा, बुद्धि मतलब कह सकते हैं ज्ञान, समझ, जो अपने समस्याओं का समाधान करने के अर्थ में करते हैं। ये सामान्य अर्थ हो गया जो हम लोग प्रचलित अपने शब्दों में कहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो बुद्धि का एक व्यापक अर्थ निकलकर सामने आता है। उसी को हमको समझना है, ठीक है, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बुद्धि से संबंधित जानकारी रखने से पहले आपको यहाँ पे जानकारी रखना होगा कि सर्वप्रथम इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा सन 1885 ईस्वी में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि अगर कहा जाए कि बुद्धि संप्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सन 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। और फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि संबंधित प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि देखिए सामान्य अर्थ तो आपका समझ लिए। अब हम लोग यहाँ पर व्यापक अर्थ देखेंगे। देखिएगा, बुद्धि एक ऐसी शक्ति है, बुद्धि एक ऐसी शक्ति है, बुद्धि एक आंतरिक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। देखिएगा, बुद्धि एक ऐसी शक्ति है कि जो हम अपने परिस्थितियों के अनुसार, किसी भी प्रकार का परिस्थिति जब आता है उस परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने की नाम ही है बुद्धि। यानी कि अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। कई प्रकार के समस्याएं से हम लोग घिरे हुए रहते हैं। उन समस्याओं से बाहर निकलने का कार्य किसका है, उन समस्याओं से बाहर निकलने का काम कर सकते हैं हमारे विवेक पे ऊपर निर्भर करता है, हमारे समझ के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से उस समस्याओं को हम समाधान कर सकते हैं। या फिर कह सकते हैं जो भी परिस्थितियां बनी हुई है उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को उसके अनुसार समायोजित कर लेना ही बुद्धि कहलाता है। यानी कई प्रकार के समस्याओं का समाधान करने का नाम है बुद्धि। इस प्रकार से हम अपना कार्य करते रहते हैं। आगे कहता है कि बुद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है। देखिएगा, यहाँ पे बुद्धि जो होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है। व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास जो होता है या फिर जो भी व्यक्ति का जो भी व्यक्तित्व होता है उस पूरे व्यक्तित्व में उसका बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बुद्धि के द्वारा ही बालक या फिर व्यक्ति की पहचान होती है। बुद्धि के द्वारा ही बालक या व्यक्ति के अंदर बुद्धिमत्ता जो संप्रत्यय जो उसकी तुलना की जाती है उसको हम लोग देखते हैं। व्यक्ति के मानसिक योग्यताओं के समूह को बुद्धि कहा जाता है। यहां से पॉइंट याद रखिएगा कि व्यक्ति के मानसिक योग्यताओं के समूह को बुद्धि कहते हैं। अर्थ यहां पर यह है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी बालक के अंदर कई प्रकार की योग्यताएं होती है। उन योग्यताओं के द्वारा ही हम सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान करते हैं। दैनिक जीवन में जितने प्रकार की समस्याएं आती है, जो भी आवश्यकताएं की पूर्ति हमें करना है, जो भी हमें समझ जागृत होती है, उनको एक योग्यता के द्वारा समाधान किया जाता है। ठीक है, उन सभी योग्यताओं के समूह को हम बुद्धि कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर, आपके, हम में या फिर हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विशिष्ट योग्यताएं भी होती है। कई प्रकार की योग्यताएं होती है। उन योग्यताओं को यदि एक सूत्र में बांध दिया जाए, उन योग्यताओं को यदि एक समुच्चय बना दिया जाए, उस समुच्चय को ही हम बुद्धि कहते हैं। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण में इसको समझाया गया है। तो वही चीज है, यदि आपसे कोई पूछे कि बुद्धि क्या है तो एक लाइन में हम इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दे सकते हैं कि व्यक्ति के मानसिक योग्यताओं के समूह को बुद्धि कहा जाता है। जो भी मानसिक योग्यताएं हैं उन मानसिक योग्यताओं को हम बुद्धि कहते हैं। एक और पॉइंट से समझा जा सकता है कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता। देखिएगा, याद रखिएगा, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता। जो भी समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए, उसका निवारण कैसे किया जाए, यह योग्यता। समायोजन की योग्यता। समायोजन का अर्थ यहाँ पर होता है यदि आप वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं तो वहां पर समायोजन कहा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे समायोजन की योग्यता
उसके बाद सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता का मतलब होता है अधिगम करने की योग्यता। ठीक है, कई प्रकार के चीज हम लोग सीखते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या शैक्षणिक हो, हर प्रकार की चीज हम सीखते हैं, जो सीखने की योग्यता है बुद्धि। उसके बाद अमूर्त चिंतन की योग्यता को कहते हैं बुद्धि। यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखा हुआ है, समस्या समाधान करने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता को ही हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझे यहाँ पे। अब यहाँ पर है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन, चूंकि बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय, बुद्धि को हम देख नहीं सकते हैं। बुद्धि की कह सकते हैं हम जो भी योग्यताएं जो होती है, उस योग्यताओं के द्वारा जो भी बालक या व्यक्ति व्यवहार करता है, उसके व्यवहारों का अवलोकन करके हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धिमत्ता है, इस प्रकार का व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है। तो जो व्यक्ति समस्याओं का कई प्रकार से समाधान करता है, जो जिस व्यक्ति के अंदर समस्याओं का समाधान करने की जितनी योग्यताएं होती है, उस व्यक्ति को उतना ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि संप्रत्यय में ये निकलकर सामने आते हैं। सामान्य अर्थ तो आपका हो गया, ये आपका विशिष्ट अर्थ हो गया। इसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि की परिभाषाएं क्या होती है, कि किस किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या परिभाषाएं निकलकर सामने आती है। तो बुद्धि की परिभाषा में हम देखेंगे सबसे पहले बर्ट नामक मनोवैज्ञानिक का। ये क्या कहते हैं कि उचित प्रकार से समझने, देखिएगा, उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। उचित प्रकार से समझने, विचार करने और तर्क करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। कोई भी समस्या हो या फिर किसी भी तथ्य हो, कोई भी बात हो, कोई भी पहलू हो, उन सब को उचित प्रकार से हम उस चीज को समझना, क्योंकि बुद्धि सामान्य अर्थ में कहते हैं बुद्धि का मतलब समझ। ठीक है, समझ, विचार करने व तर्क करने की योग्यता का नाम है बुद्धि। ये बर्ट के अनुसार होता है। स्टर्न के अनुसार देखेंगे, स्टर्न नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि है। यानी कि जब कभी भी व्यक्ति के समक्ष नवीन परिस्थितियां आती है, नवीन एक तरह से माहौल उत्पन्न होता है, नवीन वातावरण में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसके अपने विचार में एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी विचार में गतिरोध उत्पन्न होता होगा, क्योंकि यहाँ पे परिस्थितियां बदलेगी। आप जिस परिस्थिति में है, जैसे ही दूसरा परिस्थितियां उत्पन्न होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर विचारों का एक तरह से द्वंद्व होगा। तो उस विचारों को समायोजित करने की क्षमता हम अपने विवेक के अनुसार उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते। तो वही चीज यहाँ पे समायोजित करने की क्षमता का नाम है बुद्धि। ये स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार हो गया। आगे थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या कहा गया है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि थॉर्नडाइक कहते हैं कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यानी कि जो भी हम क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे, जब कभी भी क्रिया होती है तो उस क्रिया के परिणाम स्वरूप हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो भी आप प्रतिक्रिया कीजिए वह सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण के अनुसार यदि आप कर रहे हैं उत्तम तरीके से, इस प्रकार के आप में शक्ति है, इस प्रकार के आपके अंदर योग्यता है, तो वही होती है बुद्धि। ये किनके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। ठीक है, आगे है वकिंघम के अनुसार। वकिंघम नामक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। आप अपने दैनिक जीवन में अधिगम मनोविज्ञान में बोलते हैं, सामान्य अर्थ में हम उसको सीखना बोलते हैं। तो सीखने की योग्यता, अधिगम करने की योग्यता ही बुद्धि है। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अधिगम करते हैं। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जन्म लिए सीखना शुरू हो गया, ठीक है, तो उसी प्रकार से सीखने की योग्यता ही बुद्धि होती है। आप किस प्रकार से सीख रहे हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कि कोई बालक कह सकते हैं कि तुरंत सीख लेता है, कोई बालक जो होता है उसको सीखने में समस्याएं होती है, काफी लंबा समय लेता है। तो वही तरह तरह के सबका अपना अपना योग्यता होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि होती है वकिंघम के अनुसार। आगे डियरबॉर्न नामक एक मनोवैज्ञानिक है। डियरबॉर्न मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। आप अपने अनुभव क्या होता है, जब तक आपके अंदर कह सकते हैं जो भी आपके अंदर अभी तक जो भी विचार आया हुआ है, जो चीज आप सीखे हुए हैं, वही आपका अनुभव कहलाता है। तो अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। किसके अनुसार? डियरबॉर्न के अनुसार। आगे एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार कहा जाता है कि बुद्धि जो होती है कार्य करने की एक विधि है। आप अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, कई प्रकार के कार्य करते हैं। हर कार्य करने के लिए एक ना एक विधि होती है।
बिना विधि के आप कार्य करेंगे नहीं। कोई भी कार्य हो, लिखना हो, पढ़ना हो, या फिर अपने दैनिक जीवन में समस्याओं का सामना करना हो, समस्याओं का समाधान करना हो, तो हर कार्य करने के लिए कोई ना कोई विधि होती है। वह विधि बताता कौन है? वह विधि आपकी होती है बुद्धि। तो वही चीज यहाँ पे कहा जाएगा, बुद्धि जो होती है कार्य करने की एक विधि होती है, कार्य करने का एक तरीका होता है वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, आगे टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार, टर्मन क्या कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अमूर्त का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि शरीर को तो हम देख लेंगे, लेकिन शरीर के अंदर जो एक आंतरिक शक्ति है जिसे हम आत्मा कहते हैं, क्या उसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, वो संप्रत्यय अमूर्त है। ठीक उसी प्रकार जो आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से है वह कहा जाता है कौन सा वस्तु? उसको बोलेंगे मूर्त। और जो आपके आंखों के सामने नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आप उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन करें, तो वह शक्ति, वह चिंतन कहलाती है अमूर्त चिंतन। तो वही चीज यहां पर है कि बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है और बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जो कभी भी, जब कभी भी आप कल्पना करते अमूर्त चीज के बारे में, किस प्रकार से आप उसके बारे में सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, कितना आपके अंदर उसका विचार उत्पन्न हो रहा है, वह आपकी शक्ति जो होती है वह बुद्धि होती है। किन्हीं के अनुसार? टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार। आगे है अल्फ्रेड बिने के अनुसार। ठीक है, अल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। देखिएगा, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। याद रखिएगा 4 शब्द कौन कौन से हैं? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन शब्दों में ही बुद्धि निहित है, इसी में आपका बुद्धि होता है। किनके अनुसार? अल्फ्रेड बिने के अनुसार। एक मनोवैज्ञानिक यहां पर है फ्रीमैन मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखिए यहां पे फ्रीमैन तीनों बताते हैं अपने परिभाषा में। इन्होंने तीन योग्यताओं के बारे में जिक्र किया है। बुद्धि समायोजन करने की योग्यता, अधिगम करने की योग्यता और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। किनके अनुसार? ये फ्रीमैन के अनुसार हो गया। बुद्धि के अर्थ और परिभाषाओं के आधार पर अब हम लोग देखेंगे बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्योंकि इससे भी संबंधित आपको तथ्य निकल कर सामने आता है। तो जो परिभाषाएं, जो अर्थ समझे, उसी के आधार पर यहाँ पर इसकी विशेषताएं निकल कर सामने है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। देखिएगा, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, यानी कि जन्म से ही इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार की योग्यताएं बालक या व्यक्ति में होती है। तो बुद्धि एक जन्मजात योग्यता होती है। ठीक है, बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण, देखिएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के संप्रत्यय पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता उत्पन्न करती है। देखिएगा, इससे पहले मैं भी बताया आप लोगों को, बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, बुद्धि को आप देख नहीं सकते। व्यक्ति या बालक के द्वारा जो भी व्यवहार प्रदर्शित किए थे, उसके व्यवहारों का अवलोकन करके आप उसकी बुद्धिमत्ता को समझ सकते हैं, जांच सकते हैं। तो वही चीज यहां पर है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता को उत्पन्न करती है। बालक या व्यक्ति के अंदर जो भी अमूर्त चिंतन उत्पन्न होगा बुद्धि के माध्यम से ही करता है। आगे है कि बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि लड़कों में बुद्धि ज्यादा होती है अपेक्षाकृत लड़कियों की, या कि लड़कियों में बुद्धि ज्यादा होती है अपेक्षाकृत लड़कों को। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बुद्धि का लिंग, बुद्धि का जो होता है, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, जेंडर का किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि एक विकासशील, बुद्धि में हमेशा विकास होते रहता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है परिवर्तन की योग्यता है। बुद्धि में परिवर्तन होता है, अर्थात कह सकते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, बुद्धि बदला नहीं जा सकता है, सिर्फ उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, आगे एक बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। देखिएगा, बुद्धि जो होता है आयु के अनुसार, जैसे कि शैशवावस्था, उसके बाद कह सकते हैं बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, जैसे जैसे अवस्थाएं बदलती जाती है
उसमें क्या होता है कि बुद्धि की स्थिति, बुद्धि की जो आपका कह सकते संप्रत्यय जो होता है वो अलग अलग होता है। तो हर स्थितियों में, हर अवस्थाओं में अलग अलग होता है और उम्र के अनुसार ये बदलते रहती है। ठीक है, बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। ऐसा नहीं कह सकते बुद्धि में सिर्फ एक कण होता है, बुद्धि में सिर्फ एक इकाई। बुद्धि बहुआयामी होते हैं, बुद्धि के अंतर्गत सिर्फ एक आयाम नहीं होता है, बुद्धि के अंतर्गत बहुआयाम होते हैं। तो बहुआयामी बुद्धि भी हम लोग को इसी में संदर्भ में देखना है। तो बुद्धि एक न होकर इकाइयों के समूह होते हैं, योग्यताओं के समूह को हम बुद्धि कहते हैं। आगे वातावरण में देखिएगा, वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। आप वातावरण में किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करते हैं, किस प्रकार से आप उसमें स्थापित हो जाते हैं, यह योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। आगे है कि बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। बुद्धि यानी बुद्धि के माध्यम से आप अपने आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर के जो कह सकते जो भी कमी या फिर जो भी कह सकते गुण दोष हो, आप उसको देख सकते, समझ सकते, आत्मनिरीक्षण करने की शक्ति होती है। आगे कहता है कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। व्यक्ति विशेष के अंतर्गत जितनी सारी योग्यताएं हैं, उन सारी योग्यताओं के एक समुच्चय, एक समूह को ही हम बुद्धि कहते हैं। ठीक है, उचित प्रकार से उत्तर देना, ठीक है, उसके बाद तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, इस प्रकार की जो भी योग्यताएं होती है वह योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, व्यक्ति विशेष के अंदर उचित प्रकार से उत्तर यदि कोई दे रहा है या फिर तर्क वितर्क कर रहा है, चिंतन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, ये सब जो शक्ति जो होती है, ये सब जो मानसिक क्रियाएं, मानसिक योग्यताएं होती है, इसी को बुद्धि कहा जाता है। आगे पॉइंट बनता है कि बुद्धि और ज्ञान में, देखिए याद रखिएगा, बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध या फिर घनिष्ठ अंतर भी होता है। अब यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है और ज्ञान क्या है, तो देखिएगा, ज्ञान का जो भी आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का यदि व्यवहारिक जीवन में, ठीक है, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना है बुद्धि है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना है बुद्धि है। ठीक है, अर्थात इस दोनों में बड़ा कौन होगा, बुद्धि और ज्ञान में अगर देखा जाए तो बुद्धि बड़ा है। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से बुद्धि को आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यक्ति या फिर किसी भी बालक के अंदर जो भी ज्ञान वो हासिल किया है, शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, किसी भी प्रकार से जो भी ज्ञान अर्जन करता है, ज्ञान हासिल करता है, उसका यदि व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर रहा है तो वही उसका बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, उसी बात यहाँ पे पॉइंट बनेगा कि बुद्धि का विकास, देखिएगा, बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक होता है। वैसा नहीं कि बुद्धि जीवन पर्यंत चलते रहता है, जीवन पर्यंत ज्ञान आपका बढ़ोतरी होते रहता है, लेकिन बुद्धि नहीं। बुद्धि का विकास जो होता है जन्म से किशोरावस्था तक अर्थात 18 वर्ष तक लंबवत रूप से चलता है, यानी इसका जो विकास जो होना होता है वह होता है 18 वर्ष तक। उसके बाद क्या होता है, मृत्यु तक, यानी कि 18 वर्ष से मृत्यु तक ये क्षैतिज अवस्था में चलता है। अर्थात कह सकते हैं अब इसमें ज्ञान में बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, उसके बाद मृत्यु तक क्षैतिजीय रूप में ये चलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बुद्धि की विशेषताएं थी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक है जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे 3 कारक के रूप में हम देखेंगे सामान्यतः, जैसे कि एक वातावरण, दूसरा वंशानुक्रम और तीसरा वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया। ये जो आपका कारक जो है ये बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। जैसे कि वातावरण, आप जिस वातावरण में है, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, आपका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा बुद्धि पे। इसीलिए बालक के परिवेश में एक सकारात्मक माहौल तैयार करना चाहिए, एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए, जिससे उसके ऊपर, उसके मानसिक योग्यताओं पर या उसके बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। उसके बाद वंशानुक्रम, कहीं कहीं कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वंशानुक्रम जो जीन के द्वारा हस्तांतरित होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, माता पिता के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा जो भी गुण संतानों में आता है उसको बोला जाता है वंशानुक्रम गति। ठीक है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व में या फिर बुद्धि पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यदि इन दोनों में सर्वाधिक कारण कहा जाए, ठीक है, सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो वातावरण है। ठीक है, और वंशानुक्रम नाम मात्र का कारक होता है, इसका प्रभाव कम पड़ता है। उसके बाद कहता है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया पर आपका कार्य करते, याद रखिएगा, बुद्धि पर प्रभाव किसका पड़ता है, वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत
ठीक है। तो बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है। बुद्धि के माध्यम से ही हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं, उपयोग करते हैं। एक मानसिक क्षमता होती है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें दो वैज्ञानिक का नाम आता है, एक थॉर्नडाइक का आता है और एक गेरिट का नाम आता है। इन दोनों के अनुसार यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन प्रकार बताया। बुद्धि के तीन प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार। पहला होता है यांत्रिक बुद्धि, दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि और तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार ये अपने बुद्धि के वर्गीकरण में क्या क्या नाम रखे थे? यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इस यांत्रिक बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, नाम यांत्रिक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, इसी का नाम हो जाता है मूर्त और स्थूल बुद्धि। ठीक है, उसके बाद अमूर्त बुद्धि और एक होता है सामाजिक बुद्धि। एक आते हैं मनोवैज्ञानिक गैरिट महोदय। ठीक है, गैरिट के अनुसार भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, गैरिट के अनुसार भी बुद्धि जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूर्त बुद्धि, दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि और तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि, जो हम लोग पढ़ते भी हैं। इस प्रकार से तीन नाम है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इस मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, जैसा कि ये आपका थॉर्नडाइक बताए थे यहाँ पे। उसके बाद अमूर्त बुद्धि होता है और एक सामाजिक बुद्धि होता है। तो इस प्रकार सब तीन, देखिएगा, तीन तीन छह अलग अलग नहीं, तीनों तीन ही है। ठीक है, दोनों जो वर्गीकरण किया गया तीन ही नाम है, थॉर्नडाइक के अनुसार और ये गैरिट के अनुसार। अब हम इसमें से देखेंगे तीन प्रकार के बुद्धि। बुद्धि तीन प्रकार के होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं और सामाजिक बुद्धि किसे कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम कि मूर्त बुद्धि क्या होता है। ठीक है, मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होती है। ठीक है, मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझना, जो हमारे आंखों के सामने जो भी वस्तु मूर्त रूप से है, ठोस रूप से हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत है, प्रत्यक्ष रूप से उसको हम देखते हैं, देखने के उपरांत उसके बारे में विचार करते हैं, उसी पर क्रियाकलाप करते हैं, तो वह बुद्धि जो होती है वह मूर्त बुद्धि कहलाती है। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इसमें यंत्रों से यानी कि मशीनों का उपयोग, मशीन किस प्रकार से कार्य करते हैं, मशीन पर विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कार्य के अंतर्गत इस बुद्धि में आता है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की बुद्धि अर्थात मूर्त बुद्धि है, तो वह व्यक्ति आगे चलकर कारीगर, मैकेनिक और इंजीनियर भी बनते हैं। अच्छा, इस मूर्त बुद्धि को एक और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस मूर्त बुद्धि को हम व्यावहारिक बुद्धि, ठीक है, याद रखिएगा, मूर्त बुद्धि को व्यावहारिक बुद्धि भी कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। और व्यवहारिक बुद्धि जिसमें यानी जिस व्यक्ति में होता है, वैसे व्यक्ति आगे चलकर अच्छे कारीगर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। इनका कार्य देखिएगा मूर्त पड़ी हुई वस्तुओं पर ही होता है। मूर्त जो भी वस्तु है उन सब पर ये कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि के बारे में देखिएगा, अमूर्त चिंतन भी करते हैं, शुरू से आप लोग भी समझ रहे होंगे। अमूर्त देखिएगा, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता कोई अमूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अमूर्त विषयों के बारे में, अमूर्त का मतलब होता है कि जो मेरे आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में चिंतन करना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रत्यक्ष रूप से, अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। तो उसके बारे में चिंतन करने की जो मानसिक क्षमता जो होती है, उसी क्षमता को हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि में व्यक्ति जो होता है शब्द, प्रतीक या अन्य मूर्त चीजों के सहारे अच्छे से चिंतन करता है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि अमूर्त चिंतन कर रहा है, या शब्द के माध्यम से करेगा, कोई प्रतीक के माध्यम से करेगा, कोई चिन्ह के माध्यम से करेगा, इस प्रकार के चिंतन अच्छे से करता है, अमूर्त बुद्धि उस व्यक्ति में पाई जाती है। इस बुद्धि का संबंध यदि देखा जाए तो पुस्तकीय ज्ञान से होता है।
है। ठीक है, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है और जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। अर्थात कह सकते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित कौन सा बुद्धि है, तो अमूर्त बुद्धि है। पुस्तक से ज्ञानार्जन करने की क्षमता इस व्यक्ति में काफी ज्यादा होती है। यह जो होता है, इस बुद्धि को एक और नाम से जानते हैं, इस बुद्धि को हम सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। आगे चल के इस प्रकार के अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति जो होते हैं अच्छे वकील बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं, चित्रकार बन जाते हैं, साहित्यकार होते हैं, डॉक्टर होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और भी बहुत इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के लोगों में, इन प्रकार के लोगों में यदि देखा जाए तो अमूर्त बुद्धि की जो क्षमता जो होती है काफी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अमूर्त बुद्धि हो गया। तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। ये सामाजिक बुद्धि क्या है, नाम से ही सामाजिक मतलब समाज से संबंधित है। ठीक है, तो इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है, यानी कि या तो अपना एक व्यक्तिगत होगा, नहीं तो पूरे समूह का, पूरे समाज का कार्य होता है। समाज में रहकर इस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है व्यक्ति। और जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है, अर्थात जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि होती है, वह मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि जो होता है वह व्यक्ति काफी मिलनसार होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से खुलकर मिलते, अपने विचारों को रखते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं इसमें सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी सामाजिक कार्य होता है, जो भी सामाजिक क्रियाकलाप होता है, उस सामाजिक क्रियाकलाप में बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ मानव संबंध से परिपूर्ण उनको ज्ञान होता है कि एक मानव का कर्तव्य क्या होता है। ठीक है, मानव का हमारा कर्तव्य क्या है कि एक मानव दूसरे मानव को किस प्रकार से सहायता करना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान से वह परिपूर्ण होते हैं और हमेशा मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर होते हैं। और ऐसे लोगों का कह सकते हैं, ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफी अच्छा होता है। समाज में अन्य व्यक्तियों से इनका जो संपर्क जो होता है, इनका जो संबंध जो होता है काफी अच्छा होता है, मजबूत होता है। ठीक है, मान प्रतिष्ठा बनी हुई रहती है ऐसे व्यक्तियों की। और आगे चल के इस प्रकार के जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं आगे चल के एक अच्छे राजनेता बन जाते हैं, मंत्री बनते हैं, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, इस प्रकार के लोगों में बुद्धि पाई जाती है। आप देखे होंगे राजनेता के बारे में, राजनेता लाखों के जो भीड़ जो होती है उस भीड़ को कह सकते हैं नियंत्रित करके अपने वाणी से, अपने कह सकते विवेक से, अपने ज्ञान से उन लोगों को एक तरह से बांधे रहते, एक सूत्र में बांध के रखने का कार्य करते। तो कई प्रकार के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो वर्गीकरण जो है, ठीक है, बुद्धि का वर्गीकरण हो गया। इस प्रकार संबंधित प्रश्न इससे भी निकल कर सामने आते हैं।